प्रोग्राम रियासत में खुशामदीद। हुकूमत साजी के बड़े अहम मराइल हल हो चुके हैं और अब जो इत्तलात हैं और जिस तरीके से पार्लियामान के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर सियासी जमातों ने इत्तहाद किया है, उसके मुताबिक शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर आइंदा वज़ीर आज़म होंगे और मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा को वज़ीर आला पंजाब नामज़द किया है उनकी जमात ने। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी है, वो यकीनन हुकूमत साजी वहाँ पर करेगी। इसी तरीके से बलूचिस्तान में एक स्प्लिट मैंडेट है, लेकिन वहाँ पर भी मजबूत पोजीशन है दोनों बड़ी सियासी जमातों की। और केपी में वो आज़ाद उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं जिनको एक सियासी जमात की हिमायत हासिल थी। अब देखना है कि वहाँ पे वो क्या फैसला करते हैं। आगे क्या होगा, किस अंदाज से ये ट्रांजिशन मुकम्मल होगी और निगरान हुकूमत जो गुज़श्ता 6 माह से अपनी जिम्मेदारियां निभाती आई है, अब वो इस बारे में क्या सोचती है, असम्बली का इजलास कब बुलाएंगे, दीगर सवालात हैं। और इन सब का जवाब देने के लिए हमने अपने स्टूडियो में मदू किया है वज़ीर इत्तलात व नशरियात और पार्लिमानी अमूर मुर्तज़ा सुलंगी साहब को। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहला सवाल तो यकीनन लोग भी पूछना चाहेंगे कि आप असम्बली का इजलास कब तलब कर रहे हैं? आप वज़ीर पार्लिमानी अमूर भी हैं और आप ही ने समरी मूव करनी है। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। ये आपके इल्म में है कि जो इलेक्शन एक्ट है 2017 जिसमें तरमीम हुई 2023 तक, तो उसकी रूह से इलेक्शन कमीशन इंतखाबात होने की जो तारीख़ है 8 फरवरी, उसके 14 दिन के अंदर जो मुसद्दिका सरकारी नताइज हैं वो ज़ाहिर करने का पाबंद है। दुरुस्त। तो वो कोई 21-22 फरवरी के करीब तारीख़ बनती है। अभी मेरे ख़्याल में उन्होंने कोई 50 के करीब जो है वो तस्दीक की है नताइज की, जो सरकारी नताइज हैं। लेकिन आपके इल्म में है कि इसमें बहुत सारी कानूनी लवाजमात हैं। एक फार्म 49 कहलाता है जिसमें जो जीते हुए लोग हैं उन्होंने अपने इंतखाबी अखराजात की मुसद्दिका दस्तावेज़ात इलेक्शन कमीशन को जमा करानी होती हैं। अगर वो नहीं कराते तो उनकी तस्दीक नहीं होगी, और अगर वो नहीं होगी तो वो ज़ाहिर है कौमी असम्बली के अंदर नहीं जा सकेंगे, हल्फ नहीं उठा सकेंगे, वो बाज़ाब्ता तौर पर वो मेंबर नहीं होंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता ये अमल जारी है। उम्मीद ये है कि अगले 3-4 रोज़ से लेकर 1 हफ़्ते तक, यानी 22 तारीख़ तक जो कट ऑफ डेट है उस तक हो जाएंगे। जैसे ही सरकारी नताइज मुसद्दिका ऑफिशियल रिज़ल्ट्स कौमी असम्बली की सेक्रेटेरिएट को मौसूल होंगे, उसके फ़ौरन बाद वज़ारत पार्लिमानी उमूर का काम शुरू हो जाएगा। और हम आइनी तौर पर आइन के आर्टिकल 91 के पाबंद हैं, जिसके तहत सदर साहब इलेक्शन होने के बाद 21 दिन तक इजलास बुला सकते हैं। 21वां दिन जो है वो आखिरी दिन होगा, जो कि इस कैलेंडर के एतबार से 29 फरवरी, जो कि इस फरवरी में 29 का महीना शामिल है, तो वो होगा। तो ये बात यकीनी है कि 22 और 29 फरवरी के दरमियान किसी तारीख को कौमी असम्बली का इजलास 22 और 29 तारीख के दरमियान, ये 7 रोज़ जो हैं इनके दरमियान इजलास बुला लिया जाएगा। और जो आपने आईने पाकिस्तान का हवाला दिया और वैसे जो रिवायात हैं उसके तहत सदर पाकिस्तान इनवाइट करते हैं मेजॉरिटी पार्टी को कि वो आए और हुकूमत साजी करें? नहीं करते। नहीं। ये जो दावत देने का जो अमल है जी, ये ज़ियाउल हक के दौर में था जब ग़ुलाम इसाक़ ख़ान होते थे, फ़ारूक लगारी होते थे। लेकिन जब वो 8वीं तरमीम ख़त्म हो गई और ख़ास तौर पर 18वीं तरमीम के बाद, तो सदर साहब का जो ओहदा है वो अलामती है, वो वफाक की अलामत हैं। उनके पास ऐसा कोई अख्तियार नहीं है आइन के मुताबिक कि वो किसी जमात या किसी फ़र्द या किसी जमात के लीडर से कहें कि आप आकर वज़ारत उज़्मा के लिए तैयारी करें या अपनी अक्सरियत साबित करें। ये अब सदर साहब के पास अख्तियार नहीं है। ठीक, ये कुल्ली तौर पर जो ऐवान ज़ेरी हैं या कौमी असम्बली है, ये उसका अख्तियार है। और जो वज़ीर आज़म का जो इंतखाब है वो आपके इल्म में है, और वो एक्सरसाइज करेंगे थ्रू स्पीकर ऑफिस। जी बिल्कुल। सदर साहब की बजाय स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जैसे ही इंतखाब होगा तो उसके फ़ौरन बाद जो है वो कायदे ऐवान का इंतखाब होगा, और कायदे ऐवान जो भी मुंतखब होंगे, ऐवान की अक्सरियत, अगर जो हाउस की जो टोटल जो अरकान की तादाद है उसकी जो सादा अक्सरियत है, अगर वो मौजूद नहीं है जी, अगर किसी वजह से, तो जो भी होगी उसकी सादा अक्सरियत, लेकिन उसके अंदर भी अगर
कोई रुकन जो है वो जो मतलूबा जो तादाद है सादा अक्सरियत की वो हासिल नहीं करता टोटल जो मेंबरशिप है, तो फिर एक सेकंड राउंड होगा, रन ऑफ इलेक्शन। हाँ, जिसको रन ऑफ इलेक्शंस कहते हैं। उसके अंदर जिसके भी ज्यादा वोट आएंगे, जो मेंबरशिप प्रेजेंट मौजूदा जो मेंबरान होंगे, जो हाजिर मौजूद मेंबरान होंगे ऐवान पे, और ये आपके इल्म में है कि जो कायदे ऐवान का या वज़ीर आज़म का जो इंतखाब है ये ओपन तरीके से होता है, ये कोई खुफिया राय शुमारी नहीं होती, तकसीम होती है ऐवान की बमुकाबला स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, जो कि खुफिया रायशुमारी के तहत होगा। जी बिल्कुल सही फरमाया। आप वज़ीर बनने से पहले एक पॉलिटिकल कमेंटेटर भी रह चुके हैं और बड़ा अरसा आपने सहाफ़त में भी काम किया। सिर्फ जानना चाहूँगा कि ये जो नताइज आए हैं इलेक्शन के, एक मुनक़सिम मैंडेट है तमाम जमातों के पास और इससे जमहूरियत पे कोई खलल नहीं पड़ता, हर सियासी जमात जमहूरियत पसंद जमात है। आपके लिए एक्सपेक्टेड थे, अनएक्सपेक्टेड थे? एक अपने तौर पे भी आपने एक सियासी पंडित के तौर पे सोचा होगा कि क्या रिज़ल्ट आ सकता है? देखिए, अक्सर जो तजियाकार थे उनका यही ख्याल था कि एक मुनक़सिम एक मैंडेट आएगा और ऐसा ही हुआ है। अब आज मौलाना फजलुर रहमान जो JUI के सरबरा हैं, एक्सपेक्टेड था कि वो भी मुस्लिम लीग नवाज़ को के उम्मीदवार को वोट देंगे और हुकूमत में बैठेंगे, जैसे वो पिछले PDM की हुकूमत का भी हिस्सा थे, लेकिन आज उन्होंने फैसला किया वो अपोजिशन में बैठेंगे। और आज एक जुमला कहा उन्होंने कि अब जो फैसला है ये पार्लियामान में नहीं मैदान में होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी एक यही सोच रही है माजी में, उनके हिमायत याफ्ता उम्मीदवार भी इसी किस्म की ज़बान जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सो कहीं ये डर तो कौम को नहीं लगना चाहिए कि दोबारा से कोई सियासी इंतशार इधर पैदा करने की कोशिश की जाएगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। मौलाना जो है वो बहुत एक ज़ीरक सियासतदान है। ये सियासत के अंदर जो है ना वो इशाराबाजी या सिग्नलिंग जिसको कहते हैं, जो जोड़ तोड़ होनी होती है, जो लेन देन होती है, उसके अंदर इस तरह की बयानबाजी की जाती है। लेकिन उनका ये कहना कि उनका वोट शहबाज शरीफ साहब के लिए होगा, मेरे ख़्याल में जो बुनियादी फ़ैसला है वो यही है। और दूसरा जो बुनियादी फ़ैसला ये है कि तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हम ऐवान में बैठेंगे। तो ये जो दो जो उनके जुमले हैं या जो ऐलानात हैं वो सबसे अहम है। नंबर एक कि वो इस जो कल रात को जो आपने एक इत्तेफाक राय देखा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो उसके साथ हैं। और दूसरा ये कि वो पार्लियामान से बाहर वाली जो सियासत है वो नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इससे कोई जमहूरियत को ख़तरा नहीं है। और दुनिया भर में जो पार्लिमानी तारीख़ है उसके अंदर अक़लियती हुकूमतें होती हैं। असल जो बात है वो ये है कि पार्लिमान की अक्सरियत एक हुकूमत को कायम रखने के हक़ में है, ये एक बुनियादी बात है। ख़ुद पीपल्स पार्टी के हवाले से कहना बहुत कबल वक्त है अभी कि जी वो कोई काबीना के अंदर नहीं जाएंगे। फ़िलहाल उन्होंने यही फ़ैसला किया है, लेकिन आपके इल्म में है कि उनके जो कमेटी है वो अभी मुज़ाकरात कर रही है। तो इसलिए अभी कहना कबल वक्त है। जो बात यकीनी है, जो नज़र आ रही है, वो यही है कि अक्सर जमातों का इत्तेफाक राय है कि शहबाज शरीफ साहब जो है दूसरी बार वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाएंगे। ठीक, जो ये सियासी जमातें जो हुकूमत कायम करने जा रही हैं, वज़ीर आज़म के उम्मीदवार को वोट डालने जा रही हैं, इनका ये मानना है काफ़ी अरसे से कि मुल्क बेपनाह मसाइल से दो चार है। मौशी मसाइल हैं, सियासी मसाइल हैं, यहाँ पे तकसीम हो चुकी है, पोलराइजेशन है और इंतहा पसंदी या दहशत गर्दी बढ़ रही है, वो मसाइल कायम हैं। तो अगर आप उस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, तो आपके ख्याल में एक जमात के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल देना और कहा जी हमने वोट दे दिया, अब हम बैठेंगे, आप जो है वो फैसला करें, ये मुनासिब है? या ये मुनासिब बात है कि वो कहते हैं कि एक जमात अपने तौर पे अपने मंशूर के मुताबिक चले कि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन ना हो जाए कहीं और फैसला साजी मुश्किल हो? मेरे ख्याल में जो दूसरी जो आखिरी बात है वो ज़्यादा अहम है, क्योंकि अगर एक जमात कहती है कि जी निजकारी होनी चाहिए, ये उनके नज़रिया है, दूसरी जमात कहती है कि नहीं निजकारी नहीं होनी चाहिए, तो ये दोनों जो मुतज़ाद और मुखालिफ नज़रियात जो है उन पर अमल नहीं हो सकता। तो ज़िम्मेदारी तो उनको ही लेनी होगी जिनके पास इक़्तिदार होगा। लेकिन उसके बावजूद किसी के मैंडेट का एहतराम करना और इसको यकीनी बनाना कि जी वो अपना काम करें और फिर उसके जो भी नताइज आएंगे फिर उसका फ़ैसला अवाम ने करना है। तो मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब बात है
और जब आप बहुत सारी जमातों की एक जहाज़ी काबीना बनाएंगे तो उसके नतीजे में जो असर होगा वो आप जान सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये हुकूमत बनाने वालों का अख्तियार है, मैं इसमें कोई राय देना नहीं चाहता, ये फैसला उन्होंने ही करना है। जो बुनियादी बात है वो ये है कि अभी तक ऐसा कोई ख़तरा नहीं है कि जी ये किसी तौर पे मफलूज हो जाएगी पार्लिमान, ऐसा भी मुझे कोई ख़तरा नज़र नहीं आता कि जी फ़ौरन जो है वो दोबारा किसी इलेक्शन में जाना होगा। तो मैं नहीं समझता हूँ कि जो मुल्क को ख़तरात दरपेश हैं उसका एहसास है, वो एहसास ही इन तमाम जमातों को जिनके नज़रियात मुख्तलिफ हैं, एक जगह कल रात पे आपने उनको देखा कि जो मुआशी चैलेंज है, जो गवर्नेंस का चैलेंज है, जो जमहूरियत को जो चैलेंज है, ये चैलेंजेस इतने बड़े हैं कि बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं ताकि जो है मुल्क आगे चले। और दूसरी बात, आप नहीं समझते कि हमने एक मफरूज़ा कायम कर लिया है कि हुकूमत की मुद्दत, असल मुद्दत असम्बली की या पार्लियामान की होती है, जिसको समझना चाहिए। हुकूमतें आती हैं जाती हैं, किसी का मैंडेट है, मतलब मुख्तलिफ दुनिया के बहुत बड़े बड़े ऐसे जमहूरी ममालिक हैं जहाँ पे ये हुकूमतें चेंज होती रहती हैं, लेकिन असम्बली अपनी जगह कायम रहती है, सिस्टम काम करता रहता है। देखें, वज़ीर आज़म उस वक्त तक वज़ीर आज़म रहेगा जब तक उसको कौमी असम्बली की अक्सरियत का एतमाद हासिल है। यही पार्लिमानी जमहूरियत का रूह है और हमने अपने आइन के अंदर वज़ीर आज़म को ये अख्तियार दिया है कि उस वक्त तक जब तक उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जमा न हो जाए वो किसी भी वक्त सदर को एक एडवाइस भेज के कौमी असम्बली को तहलील कर सकता है। ये हमारे आइन का हिस्सा है। तो इसलिए हमें इस पर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा है कि बहुत सारे पार्लिमानी जमहूरियतों में कई बार जो है वो हुकूमतें टूटती हैं, असेंबलियां भी तहलील होती हैं, बार बार इलेक्शंस भी होते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुरुस्त कहा आपने। अभी आपने कहा कि वो जहाजी साइज काबीना, बहुत सी मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, उनका अपना एक मंशूर, अपना एजेंडा, अपनी सोच। आपने मतलब केयर टेकर गवर्नमेंट, एक स्पेशल गवर्नमेंट इस तरीके से थी कि आपको वक्त ज़्यादा मिला, हालात ऐसे थे, लेकिन इस निगरान हुकूमत ने एक मिसाइल भी कायम की, कोई आपने बड़ा साइज़ नहीं रखा, आप लोगों ने एक अच्छे तरीके से आप लोग चले, खर्च मुनासिब तौर पर आपने किया, कम किया। सो आप समझते हैं कि इस चीज़ को आगे फॉलो किया जा सकता है? वो सियासी हुकूमतों की मजबूरियाँ मुख्तलिफ होती हैं, लोगों को अकोमोडेट भी करना होता है, जैसे हम माजी में देखते हैं। मेरे ख्याल में हुकूमत जितनी छोटी होगी उतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारी से लोग काम करेंगे और कौम का ख़र्चा भी कम होगा। तो लेकिन ये फ़ैसला बहरहाल जो मुंतखब जो क़यादत है उसने करना है। तो आप और मैं अगर उनको मशवरे ना दें तो बेहतर है। जो आज़ाद तज्ज़ियाकार हैं उनको ये हक़ हासिल है कि वो उस पर तबसरा करें, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इससे एतराज़ करूं। लेकिन आपने यानी आप हुकूमत ने काम किए, मिसाल के तौर पे प्राइवेटाइजेशन पे आपने काम किया, इस्लाहात पे आपने काफ़ी काम किया, और आपने बताया भी बारहार कि ये सारी चीज़ें, ये रिकमेंडेशन, गैर कानूनी तारकीन वतन, स्मगलिंग, देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट जी, देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट। तो और बीच में ऐसे बहरान भी आए जैसे ईरान वाला बहरान आ गया। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। सो आपने ये जो सारी सिफारिशात हैं ये किस शक्ल में आप आगे उनको ट्रांसफ़र करेंंगे, और यकीनन आपकी हुकूमत की ख्वाहिश होगी कि जो अच्छे काम आपने किए हैं उसको सराहा भी जाए और आगे कंटिन्यू भी किया जाए? ज़बानी और तहरीरी दोनों। अच्छा, मतलब दोनों शक्ल में हम अपने जो तजुर्बात हैं, हमारी कामयाबियाँ, हमारी कमज़ोरियाँ, अनफिनिश्ड एजेंडा जिसको कहते हैं, जो नामुकम्मल काम है, वो सारी चीज़ें जो अगली जो मुंतखब हुकूमत है उनके हवाले करेंगे। बाकी फ़ैसला तो अवाम ने करना है, पार्लिमान ने करना है, मुंतखब हुकूमत ने करना है और तारीख़ ने करना है। बिल्कुल, तारीख़ ने करना है। अभी आपने स्मगलिंग का जिक्र किया, उसमें डॉलर की स्मगलिंग का भी एक बहुत अहम जोश था। डॉलर्स भी, तेल भी, खाद भी, आटा भी, चीनी भी। लेकिन उसमें जो सवाल है मेरा वो ये है कि जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी, एक मुंतखब हुकूमत थी, इलेक्टेड मेंबरान थे, उनके दौर में डॉलर 330 से भी ऊपर चला गया। आपकी गवर्नमेंट आई जिस दिन हमने चार्ज लिया, हल्फ उठाया 17 अगस्त 2023 को, उस दिन ओपन मार्केट में 350-400 रुपए के करीब डॉलर था और अफवाहें ये थी कि ये 500 तक जाएगा। तो आपने क्या किया ऐसा? हमने सिर्फ इंतज़ामी ऐसे इक़दाम किए जो गैर कानूनी हवाला हुंडी, जो डॉलर की स्मगलिंग थी, उसको रोका।
अफ़गानिस्तान के अंदर भी बहुत सारा डॉलर्स जा रहे थे, उसको रोका। तो जो इंतज़ामी इक़दामात थे, जो लोग डॉलर को जो है वो सोने की तरह से रख रहे थे या तकियों में और उसमें कर रहे थे, उनका जब वो इंटरेस्ट ख़त्म हुआ और कुछ और जो हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से जो इक़दामात उठाए, तो उसके नतीजे में चीज़ें जो है वो मामूल पर आईं। और अब आप देखें, लेकिन उसके बावजूद आप ये देखें कि जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो मईशत के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब जैसे पिछले 2-4 रोज़ इस तरह की अफवाहें थी कि जी हुकूमत बनेगी नहीं बनेगी, तो उसका स्टॉक मार्केट पर आपने असर देखा। लेकिन कल से जब से ये एक इत्तफाक़ राय सामने आ रहा है, तो आप देखें कि इस्तेहकाम आएगा और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी वज़ीर आज़म बनेगा, अभी तो इंतखाब होना है, तो इसलिए हम ये नहीं पहले से फ़र्ज़ नहीं कर लेते। बज़ाहिर तो नज़र आ रहा है जो भी नज़र आ रहा है। आप यानी कि हुकूमत बहुत से ऐसे काम होगी जो करना चाहते होंगे और कुछ कई ऐसे काम होंगे जो रह गए होंगे वक्त की कमी की वजह से। कोई ऐसी चीज़ है मिसाल के तौर पे जो कुछ ऐसे इंतहा पसंद थे, कुछ ऐसे लोग थे जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे, उनको मंतकी इंजाम तक बहुत से लोगों के केसेस नहीं पहुँचे, कुछ ऐसी चीज़ें रह गई। तो मैं चाहूँगा कुछ अगर आप शेयर करना चाहें कुछ ऐसे काम जो वक्त की कमी की वजह से आपकी हुकूमत नहीं कर सकी। देखें, जो निजकारी का जो अमल है वो जितनी तेज़ी से हो सकता था, हमारी कोशिश के बावजूद वो तमाम चीज़ें मुकम्मल नहीं हुई। लेकिन हम पुरुमीद हैं कि जो भी मुंतखब क़यादत है उनको इदराक होगा, एहसास होगा कि वो इसको मुकम्मल करें। इसी तरह से जो FBR की जो तंजीम नौ है, उस हवाले से टैक्स इस्लाहात के हवाले से काफ़ी चीज़ें रहती हैं। SIFC के हवाले से काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, लेकिन उनको तकमील तक पहुंचाना है। लेकिन क्योंकि जो SIFC का जो एक्ट था उसको पार्लिमान का कवर हासिल है, तो हमें उम्मीद है कि अगली जो क़यादत आएगी वो 2-3 जो बड़े टिकट आइटम्स हैं, मुआशी इस्लाहात, मुआशी जो रिवाइवल, और उसके अलावा जो सियासी तकसीम दर तकसीम है, जो सियासी दर्जा हरारत है उसको नीचे लाना, दुनिया के जो ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात को और बेहतर करना, ये उन चीज़ों की तरफ तवज्जो देंगे, गवर्नेंस को बेहतर बनाएंगे ताकि मुल्क जो है वो आगे चले। 1-2 आखिरी सवाल है मेरे पास। सिर्फ आपकी अपनी वजारत, आपका इतना एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुश्किल काम था या आप समझते हैं कि आपने एंजॉय किया, आपने कुछ लर्न की कोई नई चीज़ इधर, या आप समझते हैं कुछ आप दे के जा रहे हैं, आपके ज़ेरे निगरानी जो इदारे चलते हैं आपकी वजारत के, या कोई नई चीज़ उन्हें बता के जा रहे हैं, आपके जो भी एक्सपीरियंस रहा बाकी लोग भी उससे इस्तेफादा हासिल करेंगे? देखें, जो सीखने का अमल है वो तो कभी भी ख़त्म नहीं होता, और अगर कोई बंदा सीखना बंद कर दे तो फिर वो उसकी ज़िंदगी का इख्तिताम ही है। तो वो तो है, लेकिन बात यह है कि निगरान हुकूमत के पास इस्लाहात का मैंडेट नहीं है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान टेलीविज़न, रेडियो पाकिस्तान, APP, उसमें जो थोड़ी बहुत जो बेहतरी ला सकते थे, आप एक बड़े अच्छे खूबसूरत सेट पर बैठे हुए हैं, तो मुझे देखकर खुशी हुई कि शहजाद रज़ा जो है वो एक बड़े अच्छे माहौल में है। लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर हो सकता है। टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन, लोगों की स्किल डेवलपमेंट, और जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि जो अगली जो मुंतखब क़यादत है वो ऐसा करेगी। आप क्योंकि गवर्नमेंट का फेस थे और अब आप दोबारा प्राइवेट लाइफ में जाएंगे, अगर आपका यही प्लान है तो यकीनन आप पे तनकीद भी बहुत हुई आपके इस टेन्योर में, आपके कई लोगों ने सोशल मीडिया पे अदरवाइज। सो आप समझते हैं कि आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ वैसी ही रहेगी जो वज़ीर बनने से पहले थी, या उस पर कोई तब्दीली आप देखते हैं? मेरे ख्याल में वजारत से जाने के बाद वो बहुत तब्दील होगी, बहुत सारा बोझ हट जाएगा, बहुत सारी चीज़ों में जो आप लब कुशाई नहीं कर सकते, तो वो बाजू बंद खुल जाए, वो वाला माहौल होगा। सो यू लुकिंग फॉरवर्ड फॉर लब कुशाई? जी जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर इत्तलात व नशरियात और पार्लिमानी अमूर मुर्तज़ा सुलंगी साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे यहाँ पे। नाज़रीन, एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे नए मेहमानों के साथ। हमारे साथ रहिएगा।
लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन जीटी रोड पर। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 11133987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। सच क्या है और फरेब क्या? सच जानने का हक आपका भी है और मेरा भी। क्या कर रहे हैं हम सच के साथ इंसाफ? सच तो यह है कि सच बोलना, सुनना और बर्दाश्त करना मुश्किल है। कोशिश जारी रखेंगे हक़ाइक़ सामने लाने की और झूठ का पर्दा चाक करने की। प्रोग्राम सच तो ये है में देखिए सैयद अनवारुल हसन के साथ रात 10:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन जीटी रोड पर। बस 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल का प्लॉट लिया और हो गई एंटरटेनमेंट शुरू। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 11133987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। अगली आने वाली कौमी असम्बली में हुकूमत के साथ साथ क्या अपोजिशन भी अपना मुस्बत किरदार अदा करेगी या नहीं करेगी, इस पे ये बुनियादी नुकता है जो इस प्रोग्राम के हिस्से में हम उठाएंगे। और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वकार सती साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वकार सती साहब आपका। सुमेरा खान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं, वीडियो लिंक पे। सुमेरा आपका भी बहुत शुक्रिया। वकार आपसे मैं आगाज़ करता हूँ। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें उन्होंने एक जुमला बोला। उन्होंने कहा जी अब जो फैसले हैं वो पार्लियामान के बजाय मैदान में होंगे, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारान हैं वो भी इसी किस्म की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में आगे आने वाली जो कौमी असम्बली है वो कोई पूरा शोब किस्म की आपको नज़र आती है या ठीक मामला चलेंगे और इशूज़ पे बात होगी ऐवान के अंदर? बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। अच्छा, ये पहली दफ़ा हो रहा है कि हमने बेसिकली, मेरा ये 5वां इलेक्शन है। 2002 से ऑनवर्ड जो असम्बलियाँ आ रही हैं एज ए जर्नलिस्ट हम उसको कवर कर रहे हैं, और ये पहली दफ़ा एक नया एक ऐसा जो है वो सिस्टम बनने जा रहा है जिसमें अच्छी खासी मेजॉरिटी होगी वो गवर्नमेंट की, और उसको कोई वो ख़तरात नहीं होंगे जो 2002 में हमने जमाली साहब की हुकूमत में देखा था, या जिस तरीके से PTI की सबका जो हुकूमत थी वो उसमें। क्योंकि अब काफ़ी वाज़े एक लाइन है जो ड्रॉ हो चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उसके 2-3 पहलू हैं। पहला तो ये है कि उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया इस इलेक्शन के नताइज के ऊपर, और इसके बावजूद उन्होंने ये बड़े वाज़े कहा कि हम पार्लियामान के अंदर बैठ के भी वो बात करेंगे। हालांकि उनसे बार बार जब हमने ये पूछा कि क्या आप गवर्नमेंट का हिस्सा बनेंगे या अपोजिशन का हिस्सा बनेंगे, फिर ये भी सवाल हुआ कि क्या आप PTI जो अब MWM के साथ मिलकर वहाँ पर अपनी पार्लिमानी सियासत का दोबारा आगाज़ करने वाली है, तो इस सवाल का जवाब उन्होंने वाज़े अल्फाज में नहीं दिया। इसके साथ ही उन्होंने मुख्तलिफ जो चारों सूबों के दौरे करने के बाद उनकी एक है मजलिस अमूमी जिसमें तकरीबन 700 अरकान हैं उनके, उससे रजू करने का वो फैसला किया। लेकिन मेरी जो इतलात हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास कल नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब गए थे, उसके बाद कुछ और भी वो छोटी वो जमातों के लोग उनसे मिले हैं। मौलाना के कुछ जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं शायद वो दूर अगर होते हैं तो मौलाना राज़ी भी हो जाएंगे। ठीक, बिल्कुल ठीक। सुमेरा ये बताएं कि 9 मई का वाक़या होता है, लोगों ने अपना जो भी बाद में उसके साथ जो चीज़ वाक़यात उसके बाद पेश आए एज अ फॉलो अप, और जैसे जैसे कार्रवाइयाँ हुई पूरे मुल्क ने इस चीज़ को कंडेम किया, अवाम ने इसको कंडेम किया, जो भी अनासर इसमें शामिल थे। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे हमें नज़र आ रहे हैं सियासत में, या उनको वोट पड़ गए हैं या वो इलेक्ट हो गए हैं कि जो उन मुकदमात में भी मुलव्वस हैं और ज़मानत पे हैं। आपके ख्याल में यह कितना ख़तरनाक ट्रेंड है कि सियासी जमात उन्हें ओन कर रही है, उन्हें बड़े ओहदे देने के लिए नामजद कर रही है? आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या समझती हैं? शहजाद, ये तो वही बात हो गई ना कि अब चोरी और सीना जोरी वाला काम शुरू हो गया है कि खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में जिस शख्सियत का नाम लिया गया है, नॉमिनेट किया गया है अमीन गंडापुर को, उस हवाले से कल से बहुत बहस हो रही है। हम बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स के अंदर हैं जो हमारे वर्कशॉप्स के कॉलीग्स हैं, अलुमनाई ग्रुप्स हैं, इवन डिप्लोमेट्स इस वक्त इस्लामाबाद में, और एक भरपूर इस डिस्कशन हो रही है
कि उनके ऊपर गालिबन काफी ज्यादा मुकदमात हैं, दर्जनों मुकदमात हैं। 9 मई में वो मतलूब हैं और जमानत के हवाले से भी है कि काफी मुकदमात में हिफाजती जमानत भी ले चुके हैं। आगे भी ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि जो हालात हैं कोर्ट्स के, एक रास्ता कशी तो बहरहाल चल रही है। कोई कोई ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आती कि इन शख्सियात को रोका जा सकेगा कि जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के साथ आपको सूबों पर या वफाक पर या किसी भी जगह पर, जाहिर है कैबिनेट में भी लोग आएंगे और सूबाई कैबिनेट के अंदर भी लोग आएंगे, तो एक बहस वक्त छिड़ गई है शहजाद, और इसको आलमी सतह पर डिस्कस किया जा रहा है। ये सिर्फ सुमेरा और शहजाद और वकार नहीं है, ये इस वक्त सारी दुनिया डिस्कशन कर रही है कि ये तमाम तर चीजें किस तरीके से फाइनलाइज होगी। मगर वो शख्सियात जो 9 मई के मुकदमात में मुलविस है, खासतौर पे आज जब मैं मौलाना साहब का भी स्टेटमेंट देख रही थी, उन्होंने भी इस हवाले से एक बयान दिया, तो मुझे इसके अंदर एक कंफ्यूजन एक तो ऑलरेडी थी, एक कंफ्यूजन मुझे अब कुछ शख्सियात इसमें मजीद क्रिएट करती नजर आ रही हैं जो चाहते हैं कि मामलात मजीद उलझाव की तरफ जाए, सुलझाव की तरफ ना जाए और कौम को इतनी कश्मकश और इंतशार में डाल दिया जाए कि इनके पास फैसला करने की कुव्वत बिल्कुल इनकी सल्ब हो जाए और बताया जा सके आलमी बरादरी को कि पाकिस्तान में कुछ पहले भी सही नहीं था, अब भी सही नहीं है और ना आगे होने दिया जाएगा। तो इस वक्त माय फेयर शेयर की जंग है और वो जंग आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने देखी। पीपल्स पार्टी अलबत्ता कल बड़े एक क्लेवर पीपल्स पार्टी और नून लीग बड़ा पे आते हैं। क्लेवर मेरा एक मिनट, मैं इसी पॉइंट को जरा वकार के सामने रेस करना चाह रहा हूँ। वकार, ये जैसे बात की कि खैबर पख्तूनख्वा में जिस शख्सियत को नामजद किया उनके हवाले से जो मुकदमात हैं या जो उनके बारे में इत्तलात हैं या जो भी सबूत हैं रियासती इदारों के पास, पुलिस के पास, क्वेश्चन इस कि आपको याद होगा पहले जब एहतजाज हो रहा था तो हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, वफाक में एक और हुकूमत और उसके बाद वहाँ की पुलिस और इस्लामाबाद की पुलिस आमने सामने रहे और दो बड़े इस तरह के जो रियासती इदारे हैं उनके दरमियान एक तसादुम का खदशा भी पैदा हो गया। इस दफ़ा अगर इस किस्म के कोई एग्रेसिव लोग वहाँ पे हुकूमत में आते हैं, आपके ख्याल में कि ये कितना मुश्किल होगा वफाक और केपी का आपस में कोऑर्डिनेट करना और वर्किंग रिलेशनशिप कायम करना? शहजाद, हम सब जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा एक बड़ा हसास सूबा है और उसके ना सिर्फ जो लोकल एलिमेंट्स हैं वो और बल्कि हमारे जो पड़ोसी हैं उनके साथ भी काफ़ी मामलात हैं। और जिस शख्सियत का हम जिक्र कर रहे हैं, बाकी मुल्क को छोड़ें, ये वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 15 क्रिमिनल मुकदमात मुख्तलिफ थानों में उनके वो दर्ज हैं, जिनमें कई जगह चलान पेश हुए हैं, कई जगह इन्वेस्टिगेशन तक के वो मामलात हैं और कई जगह अभी कोई चीज़ वहाँ से मूव भी नहीं हुई है। लेकिन अगर इस तरीके के लोग आके एक पूरे सूबे को अगर वो लीड करना चाहते हैं और इस तरीके से आके वहाँ कमान करना चाहते हैं, तो मैं नहीं समझता कि कोई एक अच्छा मैसेज जाएगा। आपके पास इतने लोग हैं, आपके पास और भी सारे लोगों के खिलाफ तो FIR नहीं है, सारे लोग तो क्रिमिनल नहीं है या सारे लोग तो 9 मई में मुलविस नहीं होंगे, तो कोई और अच्छा पढ़ा लिखा सुलझा हुआ जो है आप उसको नामजद कर रहे हैं। सियासत करना आपका हक है, लेकिन ये जो आप कर रहे हैं ये सियासत नहीं है, ये एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी वाली बात है। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी किसी भी मुल्क में इस तरीके की अगर मामलात होंगे तो उसको वो टॉलरेट नहीं किया जा सकेगा और इस तरीके से मामलात बजाय इसके कि बेहतरी की तरफ जाए मजीद बिगड़ेंगे। अच्छा वकार, एक सवाल और बल्कि सुमेरा आपसे मैं पूछ लेता हूँ, ये फिर वकार आप इस पर इज़हार ख्याल करें कि अभी आपने जिक्र किया वर्किंग रिलेशनशिप या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कैसे अपने मामलात आगे बढ़ाएगी। अब एक फ़ैसला किया है पीपल्स पार्टी ने और फैसला ये है कि जी हम हुकूमत में तो रहेंगे, यानी कि सपोर्ट करेंगे वज़ीर आज़म के कैंडिडेट को, लेकिन काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब एक तरफ तो एक असूली मौक़िफ़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, लेकिन दूसरी तरफ नाक़दीन ये कहते हैं कि आपको जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए एक एज ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे कि जितने मुश्किल फैसले हैं वो नून लीग करे, उस पर जो भी तनकीद है वो नून लीग बर्दाश्त करे, और आप अगर आइनी ओहदे ले लेते हैं बार्गेनिंग में तो वो तो फिर आपकी विन विन है आपके लिए। हमारा देखिए शहजाद, सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त मेरा ख्याल है कि अगर जो भी आने वाली कैबिनेट होती है फेडरल कैबिनेट, उसमें सबसे बड़ी नजर होगी फाइनेंस मिनिस्टर पर। सबसे बड़ा बोझ जिसके कंधों पर होगा मिनिस्टर की, वो होगा फाइनेंस मिनिस्टर, उसके बाद होगा फॉरेन मिनिस्टर, क्योंकि इस वक्त हमारे 2 से 3 फ्रंट्स ऐसे खुले हुए हैं। एक को तो बड़ी बखूबी पाकिस्तान की फोर्सेस ने भी पिछले दिनों पाक ईरान का जो एक वाकया हुआ, बड़ी खूबसूरती से, बड़ी खुशअस्लूबी से पाकिस्तान की फोर्सेस ने बताया कि हाँ हमारे अंदर इतनी जुर्रत है जो आपसे ज्यादा है और हम जवाब दे सकते हैं। लेकिन उसके अलावा मगरबी सरहद के ऊपर आपका, मैं उसे ये नहीं कहूंगी कि बरादर हमसाया इस्लामी मुल्क, क्योंकि अब तक जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो मौके की ताक में रहते हैं कि कहाँ पाकिस्तान को जग पहुंचाई जाए। तो उससे रिलेटेबल, उससे रिलेटेड, उससे सिमिलर और बहुत सारे फ्रंट्स खुले भारत की जानिब से है। अभी उनका इलेक्शन आएगा, पाकिस्तान के लिए फॉल्स फ्लैग का खतरा हमेशा भारत के इलेक्शन में मौजूद रहता है। तो इन चीजों से निपटने के लिए फॉरेन मिनिस्टर वुड बी सेकंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन
इन द अपकमिंग गवर्नमेंट सेटअप। और थर्ड के ऊपर डिफेंस मिनिस्टर। तो ये 3 मिनिस्ट्रीज इंतहाई अहमियत की हामिल है। अगर पीपल्स पार्टी इसमें से निकल रही है तो पीडीएम में, मेरा ख्याल था कि पीडीएम में उन लोगों ने एक एक्सरसाइज तो की हुई है। मामलात उन्होंने खासतौर पे जब भारत जाके उस वक्त के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक अच्छा किरदार निभाया था। मैं खुद ट्रैवल करी थी उस वक्त साथ उनके। एक इतना हीट अप मोमेंट में उन्होंने इतना जाइगेंटिक प्रेशर लेके पाकिस्तान का मुकदमा जो था वो वहां पे रखा। उन्हें चाहिए था कि वो इसका हिस्सा बनते। और ये आपकी बात 100% दुरुस्त है कि अगर एक मुश्किल फैसला अब अगर नून लीग ले रही है और आप उनकी हिमायत कर रहे हैं, यू आर देयर इन अ थिक सूट विद देम। बट इफ यू आर देयर विद अ कॉस्मेटिक मेजर, then इट्स ऑफ नो यूज। आप उसको फायदा नहीं है। फिर वो हिमायत आप वापस लेके आप ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठ जाएं। लेकिन अगर आप साथ हैं, आप वजारतें लें, फिर आप मिलकर खुशस्लूबी से मामलात चलाएं, जिम्मेदारी भी दोनों की आएगी। सियासी नुकसान आपको नहीं होगा। कल को आपको ये नहीं कहा जाएगा कि हाँ आपने आईनी ओहदे लेके सदर के, गवर्नर्स के, स्पीकर के, डिप्टी स्पीकर के आपने मजे किए, लेकिन मुश्किल फैसलों का ब्रंट पीएमएलएन को लेना पड़ा। वेरी तो आई राइट, वेरी थिंक राइट। ये जरा वकार से कमेंट लेता हूँ इसमें मैं। वकार साहब, ये जो सुमेरा बात कर रही थी कि आप असूली मौक़िफ़ तो ये होता, आप कहते जी हम वोट देंगे बिल्कुल और अनकंडीशनल, कोई किसी किस्म की बार्गेनिंग नहीं। लेकिन अब अगर किसी सियासी गुफ्तो शनीद के नतीजे में पीपल्स पार्टी के पास अगर बड़े आइनी ओहदे आ जाते हैं, सदर मुमलिकत का, स्पीकर का, या सेनेट चेयरमैन का, या गवर्नर ऑफ द प्रोविंसेस, तो फिर तो लोग कहेंगे ये असूली मौक़िफ़ नहीं रहा, ये तो एक सियासी बार्गेनिंग थी। शायद मैं थोड़ा सा टाइम चाहूँगा ताकि थोड़ा सा दरिया को कोजे में बंद करने की कोशिश की जाए। देखिए, ये जो भी डेवलपमेंट हुई है, मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी ने ये खुशी से नहीं किया। दोनों जमातों की ये ख्वाहिश थी और उन्होंने इस बरमला इस चीज़ का इजहार भी किया कि जो भी अक्सरियत में आज़ाद लोग आए हैं वो अगर बना सकते हैं तो वो गवर्नमेंट बना लें। कल भी नामजद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी ये बात की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी अपनी वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उनके जो कायद हैं, जो रहबर हैं उनके, उन्होंने ये बरमला कहा कि मैं ना एमक्यूएम से बात करूंगा, ना मैं वो पीपल्स पार्टी से बात करूंगा, ना मुस्लिम लीग नून से बात करूंगा। तो अगर ये डेडलॉक पैदा करने की कोशिश की जाएगी तो उसके बाद ये जो असल जो जमहूरी जो कुव्वतें हैं उन्होंने अपनी अना, अपना मंशूर, अपने तौर तरीके, अपना जो भी उनके थे वो साइड पे रखे और उसके बाद ये फैसला हुआ कि नहीं, हमें मिलके चलना है। अब मिलके चलना ये है कि नंबर 2 मुस्लिम लीग नून है, उनके जो है आज़ाद अरकान के बाद उनकी ज़्यादा तादाद है, तो उनको कहा गया कि आप बनाएं। और आपको याद है शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के वो वजारत उज़्मा के कैंडिडेट नहीं थे, वो तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे। लेकिन इन हालात में जब वो कंसेंसस पैदा करना है और अपनी अना, अपनी ज़ाती सियासत को एक साइड पर रखना है, पाकिस्तान की दोनों बड़ी, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि तीनों बड़ी सियासी जमातों ने अपने तमाम मसाइल, तमाम इख्तलाफात एक साइड पर रख के उन्होंने रियासत बचाने के लिए, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को बचाने के लिए ये फैसला किया। अब फैसला सुने, नहीं, इसका फैसला सुने। अब यहाँ पे ये बात, ये सवाल तो हर बंदा सोचता है ना कि भाई ये क्या, एक पार्टी वो गवर्नमेंट में होगी तो दूसरी पार्टी वो क्या करेगी। ये इसमें कोई अभाव नहीं है। जो वोट देगा वो वज़ीर आज़म को, वो हुकूमत का हिस्सा होगा। जो आईनी ओहदा लेगा वो हुकूमती बेंचेस पे ही बैठेगा। लेकिन यह है कि अब मुस्लिम लीग नून का एक अपना मंशूर है, वैसे उसको मौका मिलना चाहिए। लेकिन दिलचस्प बात नहीं है कि पीपल्स पार्टी ट्रेजरी बेंचेस पर बैठ के ऑपोजिशन की सियासत करेगी। नहीं तो क्या ये उसका हक नहीं है? अच्छा, अगर देखें ना उसमें, सुने, जो स्टैंडिंग कमेटियां हैं उसमें मेजॉरिटी पीपल्स पार्टी को मिलेगी। जो वहां पर आपको जब वजारत उज़्मा के लिए वोट चाहिए, बजट के लिए वोट चाहिए, आपको कोई भी ऐसा चाहिए, तो उसका जो वजन है, बल्कि सिर्फ पीपल्स पार्टी का नहीं, एमक्यूएम का भी। मेरे ख्याल में सुमेरा कुछ ऐड करना चाह रही हैं, लेकिन वकार एक चीज और, क्योंकि आपके बड़े जराए हैं, आपने कल भी खबर ब्रेक की। सबसे पहले क्वेश्चन इज दिस कि मुस्लिम लीग नवाज कोई भी फैसला करे हुकूमत में रहते हुए, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी सपोर्ट जो 5 साल की असेंबली की मुद्दत है वो वापस नहीं खींचेगी, चाहे जितना भी पीपल्स पार्टी को फैसला बुरा लगे। इज इट ट्रू? शहजाद, मसला यह है कि पाकिस्तान की सियासत के बारे में कोई भी ऐसा असूली फैसला हुआ क्या, मैं जो उसकी पेशनगोई करे। वो आप सही कह रहे हैं, आपको याद है कि 2-3 दिन पहले से ये खबरें वो फीड करवाई जा रही थी और चल रही थी कि लड़ाई हो गई है, 2.5 साल की हुकूमत होगी, 3 साल 2 साल, ऐसा कुछ भी नहीं है। सवाल ये है कि ये तो बिल्कुल आपने प्रेडिक्शन नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूं फैसला क्या किया पीपल्स पार्टी ने। उनका फैसला ये है कि मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट होगी, पीपल्स पार्टी उसमें हिस्सेदार होगी, लेकिन पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं होगी। पीपल्स पार्टी सिंध, और ये अनकंडीशनल सपोर्ट है फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स। अनकंडीशनल तो आप नहीं कह सकते ना, जब वो उनको चेयरमैन सेनेट मिल रहा है, उनको वो स्पीकर मिल रहा है, उनको सदर पाकिस्तान मिल रहा है। पीपल्स पार्टी ये अपना हाथ नहीं खींचेगी ना, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। अखलाकी तौर पे नहीं खींचेगी। सुमेरा, डू यू थिंक दिस इज द केस?
I think it's visibly the case and it's going to be like this कि एक साइलेंट फोर्स होगी पीएमएलएन के पीछे जो उनको सपोर्ट करेगी. एज आई मेंशन्ड एज अ रेफरेंस पीडीएम कोएलिशन अर्लियर, उस वक्त अगर 11 जमातों ने ये 16-17 माह निकाल लिए तो आई होप कि मेरा इंटरेस्ट ये है कि ये 5 साल पूरे हों, चाहे जैसे भी हों 5 साल पूरे हों, वजीर आजम एक ही रहे उस पूरे वक्त में. और इससे बढ़कर एक चीज ये है कि इदारों के दरमियान कोई रस्साकशी ना हो, ना सिविल साइड से ना दूसरी साइड से. और मुझे यकीन है कि जिस तरीके से इन लोगों ने पहले वक्त गुजारा है, हाँ मैं फिर ये कहूंगी कि एक वोकल फॉरेन मिनिस्टर होना चाहिए जैसे बिलावल थे. आई वर्क विद हिम एज अ बीट कॉरेस्पॉन्डेंट एंड आई रियली एडमायर हिम. उन्होंने तमाम इश्यूज को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया. बट आई रियली होप कि स्ट्रॉन्ग मिनिस्टर्स हों और वो मिनिस्टर्स चेंज ना हो बार बार. जैसे इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 3, 4, 5, 6, 7, 8 डेली फॉर फाइनेंस मिनिस्टर्स की लाइन लगी होती थी. इसके बाद अबहाम की कोई सूरत हाल ना हो, कोई कबाहत नहीं है. अगर नून लीग ने अकेले कैबिनेट चलानी है चलाएं. और जहां तक बात है प्रेडिक्शंस की, वकार की बहुत सारी खबरें इसमें सही साबित हुई हैं. लेकिन पिछले 1 महीने से ये कैनवस वाजे था कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब होंगे, वजीर आला पंजाब जो है वो मरियम नवाज साहिबा होंगी. नवाज शरीफ साहब अमली सियासत जो है वो पीएमएलएन की देखेंगे, डोर उनके हाथ में होगी. लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगी कि पीपल्स पार्टी एक सीरियस जुमात है. I admire their ideology, but they should have been taking all the steps practically. They should be the force in taking all the decisions. अच्छा, वकार कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सवाल भी सुन लें साथ ही. सवाल ये कि अब अपोजिशन किस किस्म की सियासत करेगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता लोग वहाँ पे बैठेंगे, MWM के साथ उन्होंने एक इत्तेहाद कायम कर लिया है. अब मौलाना फजलुर रहमान भी कहते हैं हम अपोजिशन में बैठेंगे. अपोजिशन का किरदार आप अगले 5 साल या जब तक ये असम्बली चलेगी कैसा देखते हैं? देखिए, बज़ाहिर जो इनका माजी है उस पर अगर देखें तो मैं तो नहीं समझता कि इन पे ट्रस्ट करना चाहिए और इनसे कोई किसी मुस्बत फैसले की तवक्को करनी चाहिए. लेकिन बाज़ अब हम देखते हैं कि पार्लियामान के अंदर लोगों की टोन कुछ और होती है, बाहर का रवैया कुछ और होता है. और हमें तवक्को ये है कि शायद पार्लियामान के अंदर जाके कुछ थोड़ी सी उनमें समझ आएगी और थोड़ी सी वो पार्लियामानी वो लैंग्वेज और उनके तौर तरीके अपनाएंगे और ऐसी बात करेंगे. लेकिन इसमें एक चीज़ मैं जो पिछला सवाल था जो मैं बात करना चाह रहा था, देखिए पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इलेक्शन से पहले अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को अपना वज़ीर आज़म नामजद किया था. मुस्लिम लीग नून ने साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को चौथी दफ़ा अपना वज़ीर आज़म बनाने का फैसला किया था. लेकिन चूंकि उनको मेजॉरिटी नहीं मिल सकी, दोनों जमातों ने बड़ा सेंसिबली ये फैसला किया है कि बिलावल साहब ने उनकी सीएसी ने अपना फैसला विड्रॉ किया, मुस्लिम लीग नून ने अपना फैसला विड्रॉ किया. लेकिन इसके बावजूद अक्सरियत जो आज़ाद अरकान के बाद तो नून लीग किया तो उनका हक बनता है. वो अगर अपने उनका कोई मंशूर है, वो कोई इरादे लेकर आए हैं, वो मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, तो ये उनका हक है कि उनको वो सपोर्ट दी जाए. अच्छा, एक हाइपोथेटिकल सवाल करूं आपसे जल्दी से, टाइम थोड़ा है, कि अगर वो आज़ाद अरकान वो बात ना करते कि हमने पीपल्स पार्टी या नून लीग से बात नहीं करनी, वो पीपल्स पार्टी से कहते हैं हमारी मदद करें, हमने हुकूमत बनानी है, तो पीपल्स पार्टी मान जाती? देखिए, सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती, लेकिन जैसे उनके माजी के रिलेशंस हैं, यहाँ वो मुख्तलिफ जमातों का जो है इत्तेहाद भी होता है, इख्तलाफ भी होता है. लेकिन पीटीआई के लोगों का जो रवैया गुज़िश्ता 4-5 साल से है, कोई भी सियासी जमात उनके ऊपर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं. लेकिन अगर ये सिर्फ अगर ये तो ये आर्गुमेंट ना देना कि जी उन्होंने हमसे इनकार कर दिया इस वजह से हम नून लीग के साथ आए, फिर तो साफ कहना कि पीटीआई के साथ हमने जाना ही नहीं था, चाहे कुछ भी होता, चाहे मदद मांगते या ना मांगते. आप अगर इमरान खान साहब ये कहते या वो साबिक जो है उसके पीटीआई के साबिक सरबराह जो है वो अगर वो ये कहते कि ठीक है जी हम मिलके ये बात करेंगे, तो किसकी वो गुडविल बनती? इंतशार तो फिर उन्होंने अपने घर से शुरू किया ना. अब देखें, नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों कह रहे हैं कि हमारा तो हक ही नहीं बनता था, हक उनका बनता था, लेकिन वो चूंकि नहीं बनाना चाह रहे तो हम रियासत. एनी लास्ट कमेंट्स सुमैरा ऑन दिस? लास्ट 1 मिनट. मैं इसमें लास्ट कमेंट यही करना चाहूंगी कि अभी भी मजीद, क्योंकि मेरा ख्याल है 29 फरवरी को जो 21 दिन का स्पैन ऑफ टाइम पूरा होना है इलेक्शंस के बाद, 15 को शायद कल जितनी भी जहां पे रीपोल्स होने हैं, काउंटिंग होनी है, सारे मामला निमट जाएंगे. आई होप कि इलेक्शन के ओथ जो पार्लियामेंट की ओथ टेकिंग है नेशनल असेंबली की और उसके बाद सूबाई असेंबलीज की बारी आएगी, उससे पहले ये सारा जो जोड़ तोड़ है, ये उठक बैठक है, ये जितनी आपस में डिस्कशंस हैं, कॉन्वर्सेशंस हैं, जितने भी इत्तेहाद हैं, जितने भी नौ इत्तेहाद हैं, ये हो जाए, एक सर्टेनिटी की तरफ चले जाएं. आप लूली लंगड़ी पार्लियामेंट ले जाएं, मगर ले जाएं, क्योंकि इस वक्त आपके मुल्क को एक सिटिंग गवर्नमेंट की जरूरत है. और मजीद इसके अंदर इंतशार पैदा करना ऐसे ही है कि जैसे वाकई फिर जैसे भी पीटीआई के हवाले से बहुत सी बातें ये भी शुरू हो चुकी हैं, जहां इनके बहुत सारे हमदर्द हैं, वहां पे लोग ये भी बात करें
कि इस वक्त चाह कर भी वो सर्टनिटी नहीं लाना चाह रहे, मींस कि आप मुल्क में इंतशार चाहते हैं। और जैसा उन्होंने अब जमात इस्लामी ने उनसे इनकार कर दिया है इत्तेहाद करने से, अब फिर वो उनको दोबारा से दे आर ट्राइंग टू लूर देम। तो आई थिंक इंतशार का जो इस वक्त चैप्टर है वो पीटीआई के बिहाफ पर है। बाकी दो पार्टीज कदरे क्लियर हो चुकी हैं, लेट्स सी कि क्या बनता है। लेकिन 29 फरवरी से पहले अल्लाह करे सब हो जाए, सिटिंग कैबिनेट देखने को मिले, कुछ पता चले कि आगे का लाइन अमल क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद थी। वकार सती साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी, हुकूमत साजी के मराहल आगे तेज़ी से बढ़ रहे हैं और अब चीज़ें और यह सूरत हाल बड़ी वाज़ेह है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मरकज़ और पंजाब में हुकूमत कायम करने जा रही है। सिंध में यकीनन पीपल्स पार्टी और बलूचिस्तान में अभी देखेंगे कि जो भी कोलिशन गवर्नमेंट बनती है उसमें लीड कौन करेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।